या की मदद होगा, काल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं देखा होगा। और आंखों में गरूर है, आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की जय। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़े दिन का ब्रेक है। और इस ब्रेक में, इस इंटरवल में पाकिस्तान नहीं संभला, नहीं चेता, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप देखेगा। और ये कोई मामूली चुनौती नहीं, भारतीय सेना का शंखनाद है। हिंद के सूरवीरों का पाकिस्तान को एक लास्ट वार्निंग है। पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है कि विकराल रूप का मतलब क्या होता है और वो जानता है कि जब हम 23 मिनट में उसके सारे आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर सकते हैं, 90 मिनट में उसके एयरबेस को तबाह कर सकते हैं, और अगर इसी तरीके से हिंद की सेना ने अपना विकराल रूप दिखा दिया तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर दिखाने वाले भारतीय सेना और उसके जवान आज जिस जोश में दिखे और जिस तरीके से उन्होंने जबरदस्त हुंकार भरी है, भारतीय सेना के जवानों की गर्जना और गुस्सा दोनों पाकिस्तान के लिए प्राणघातक साबित होने वाला है। और इनकी गर्जना और शौर्य का प्रतीक और गुस्सा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने लड़ाई में आतंकियों का चरित्र देखा है और आज भी आतंक के रास्ते से हटने को जो तैयार नहीं है पाकिस्तान, वो जानते हैं कि पाकिस्तान का हश्र एक दिन बहुत बुरा होने वाला है। इंडियन आर्मी की 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अमृतसर में सिखों के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और हिंदुस्तान की शान स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की थी और पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर की ओर निशाना लगाकर ड्रोन से हमला किया और उसके बाद मिसाइलें भी दागी। लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस ने आकाश एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है और L-70 एयर डिफेंस गन जो है, इन सबों का प्रहार करके पंजाब और स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचा लिया। इसी दौरान मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने जो कुछ कहा, उसने पाकिस्तानी फौज के जनरल असीम मुनीर के पांव के नीचे की जमीन एक तरीके से छीन ली। एक बार सुनिए सेना के जाबाज अफसर का वो बयान जो आज पाकिस्तान की सेना लूप में सुन रही होगी और उस सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। एक बार सुनिए जरा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। तो ये बयान पाकिस्तान के साथ साथ उन कट्टरपंथी खालिस्तानियों पर भी एक करारा प्रहार है जो पाकिस्तानी जिहादियों की गोद में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचते हैं, सिखों को भड़काने की कोशिश करते हैं, आपसी भाईचारे में फूट डालने की कोशिश करते हैं। और उन साजिशकर्ताओं को हिंदुस्तान की सेना ने करारा जवाब दिया है और ये जवाब ये है कि हमारी सेना का धर्म है राष्ट्र धर्म, ना हमारी सेना पाकिस्तान की सेना की तरह जिहादी है और न उनकी तरह कायर। सुन लीजिए एक जरा फौजी की जुबान से कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से एक एक गोली के जवाब में गोले बरसाए और जिसके बाद पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया।
8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो अगर आप अब भी मायूस हैं कि हमने जीतने वाले क्षण में सीज फायर का रास्ता चुन लिया, तो आप अभी भी गलत ट्रैक में फंसे हुए हैं, क्योंकि मुद्दा सीज फायर का नहीं है और मुद्दा यह भी नहीं है कि हमने पाकिस्तानियों को बल्कि मुद्दा यह है कि हमने पाकिस्तानियों को कैसे निपटाया था, कैसे पाकिस्तान घुटने पर आया। और इसे लेकर भी भारतीय सेना की तरफ से आज ही खुलासा हुआ है कि हमने पाकिस्तान की तरफ से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को गिराने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम का 10% से भी कम गोला बारूद इस्तेमाल किया। यानी रोकने में जो पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही थी और जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन भेजे जा रहे थे, उसको रोकने में, उसे मार गिराने में 10% से कम गोले दागे और कामयाबी का रिकॉर्ड रहा 100%। हमने 100% पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम किया और इसीलिए शोक का नहीं, जश्न का वक्त। और गर्व कीजिए कि भारतीय फौज की सुरक्षा में जो भारत का एक एक इंच है, उस 100% सुरक्षित है। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्युनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। तो इस टक्कर में हमारी तरफ हौसला है, हिम्मत है, जुनून है, जिंदा दिली है, और उस तरफ जिहाद के अलावा और कुछ नहीं। और जिहादी ताकतों से कैसे निपटा जाता है, यह भारतीय फौज को अच्छे से पता है। इंडियन आर्मी के पैंथर डिवीजन के जवानों ने आज उसी हिम्मत और हौसले को अपनी आवाज दी। और आप भी जरा इस जोश को देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए। 22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैन डू, कैन डू, कैन डू। कैन डू, विल डू, कर सकते हैं और करेंगे, एक तरह से युद्ध घोष है। और दूसरी तरफ यही पाकिस्तानी सेना को याद दिला रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। और यकीन मानिए कि ऐसी जाबाज सेना जब विकराल रूप दिखाएगी तो दुश्मन का सर्वनाश तय है। अभी तो हमारी सेना के इन्फेंट्री रेजिमेंट यानी कि पैदल सेना का एक बड़ा हिस्सा एयर डिफेंडर्स को ही एक तरीके से हाथ खोलने का मौका मिला है। और जब आर्मर्ड रेजिमेंट यानी कि टैंक रेजिमेंट भी मोर्चे पर आएगी तो पाकिस्तान कहां टिकने वाला है, आप खुद सोचिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एलओसी से महज 5 किलोमीटर दूर सेना के टैंक रेडी टू अटैक पोजीशन में तैनात थे और इन्हीं टैंकों की गड़गड़ाहट ने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। देखिए जरा टाइम्स नाउ भारत की एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट कि किस तरीके से भारतीय फौज का हौसला देखकर पाकिस्तान का एक तरीके से हौसला टूट गया था। जब आप इसका पूरा हुलिया देखेंगे, इसे समझेंगे, तो इसकी विशेषताएं बताते बताते आपको यह भी बताते चलें कि इसकी जो अलर्टनेस गति है वो अपने सिस्टम पर काफी ज्यादा तेज है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रंटलाइन में जरूरत पड़ने पर ये बॉर्डर के क्षेत्रों में भेजी जाती है और साफ तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच इससे पहले जो युद्ध हुए हैं, 65 की बात करें, 71 की बात करें या प्रॉक्सी वॉर्स की बात करें, उनमें भी इनकी जो महत्वपूर्ण
स्थिति है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को जानने के लिए सर समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है, क्या रोल हमने प्ले किया है यहाँ ऑन ग्राउंड। इन ऑपरेशन सिंदूर में हमें ऑर्डर्स मिलने पर हम एलसी पे इन्फेंट्री के साथ क्लोज को सपोर्ट में डिप्लॉय हुए। इसके बाद हमने हमारे एग्रेसिवनेस को मेंटेन किया। इन केस कोई ऑफेंसिव दुश्मन का कोई आर्मर्ड बेस्ड ऑफेंसिव लॉन्च होने पर हमारे पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिससे हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। हमारी मेन गन जो कि एंटी पर्सनल हार्ड टारगेट एज वेल एज एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हमने डिप्लॉय कर रखा था एयर संतरी के नाम के रोल पे, ताकि दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट को हम बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फायर असॉल्ट करके दुश्मन की पोस्ट को बर्बाद किया है। तो एक तरफ शौर्य है तो दूसरी तरफ कायराना हरकत, और ये हालत सिर्फ एलओसी पर नहीं दिख रही। ये तस्वीर दूर पुर्तगाल में भी दिखी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारतीय दूतावास के सामने कुछ पाकिस्तानी इकट्ठा हो गए थे, हंगामा कर रहे थे। इन्होंने जिहादी असीम मुनीर का पोस्टर लिया हुआ था और पाकिस्तानियों की इस करतूत का इंडियन एम्बेसी ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि आप देखेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। दूतावास के अफसरों और कर्मचारियों ने कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, सिर्फ एक पोस्टर इमारत पर लगा दिया और इस पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जाहिर है कि दूतावास के कर्मचारियों ने बिना कुछ कहे पाकिस्तानियों को एक सख्त संदेश दे दिया कि तुम्हारे मुल्क को औकात दिखाने वाला, तुम्हारी सेना के कायर चीफ को बंकर में भेजने के लिए मजबूर करने वाला भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में किसी भी तरह की बदतमीजी करने से पहले जरा दोबारा सोच लें। वैसे आपको भारत के इस जोरदार जवाब का एक और दिलचस्प पहलू बताता हूं। ये जो आप तस्वीर अभी देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में दूतावास की बालकोनी में अकेले सामने सीना ताने खड़े जो अधिकारी दिख रहे हैं, ये पुर्तगाल में भारत के राजदूत हैं। नाम है पुनीत राय कुंडल। और ऐसा मत समझिए कि विदेश सेवा के अधिकारी हैं तो सिर्फ कूटनीति के ही उस्ताद हैं, ये असल में भी फौलादी। इनकी एक और दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हमारे देश में अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच जो सालाना बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होती है उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं पुनीत राय कुंडल। यानी पाकिस्तानी पुर्तगाल में भारतीय दूतावास से ज्यादा अगर पास नहीं आए तो ये अच्छा किया उन्होंने, वरना मुनीर के चेलों को हमारे एम्बेसडर ही अकेले देख लेते। खैर लिस्बन छोड़िए, मुनीर के चेले तो पाकिस्तान में भी अब सेफ नहीं। देखिए कैसे लश्कर तैयबा और जमात का आतंकवादी रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह कैसे तड़प तड़प कर मरा, ये उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये पाकिस्तान के सिंध में मतली फलकारा चौक के पास की तस्वीर है, जहां हाफिज के साथी सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने गोली से उड़ा दिया। थोड़ी देर तड़पा और फिर जहन्नुम निकल दिया। इस पर रामपुर के सीआरपीएफ कैंप और नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश रचने का आरोप था। कई बेगुनाहों की जान इसने ली थी, लेकिन इसके जनाजे में पाकिस्तान सरकार और सेना ने जो राजकीय इंतजाम किया, उसी वजह से यकीन हो जाता है कि आज न तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने, और इस साल नहीं तो अगले साल पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप जरूर देखेगा। क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी, सेना और नेता, इन तीनों के बीच की लकीर मिट चुकी। लश्कर के कई आतंकियों की मौजूदगी में अबू सैफुल्लाह का नमाजे जनाजा निकला और उसकी लाश को पाकिस्तानी झंडे में बाकायदा लपेटा गया। इस मौके पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी मौजूद थे और सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने संभाल रखी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि फिलहाल रुख करते हैं देश का मूड मीटर में अगली स्टोरी का, और आपको यह बताते हैं कि क्यों चीन तालिबानियों को अब मनाने में जुटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई, ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि इस युद्ध में सिर्फ पाकिस्तान नहीं
बल्कि चीन भी परास्त हुआ है, क्योंकि भारत की जंग पाकिस्तान के साथ छनी थी, लेकिन बैकग्राउंड में चीन कमान थामे बैठा था। दरअसल बैकग्राउंड में चीन युद्ध लड़ रहा था हमसे। इस जंग में चीन पाकिस्तान को न सिर्फ हथियारों की मदद कर रहा था, बल्कि कई दूसरे मोर्चे पर भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था। और वो मोर्चे थे जहां जीतना जंग जीतने के लिए जरूरी होता है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज की एक रिपोर्ट में इसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। और पहला खुलासा यह है कि चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान को बड़ा सैटेलाइट सपोर्ट दिया और चीन ने पाकिस्तान की उपग्रह निगरानी प्रणाली को भारत के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करने में उसकी मदद की थी। और इसके बावजूद पाकिस्तान का इंच इंच भारतीय सेना ने नाप दिया। दूसरा खुलासा यह हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने में भी उसकी मदद की थी, यानी उसे नए सिरे से व्यवस्थित करने में उसकी मदद की थी, ताकि भारत की सैन्य तैनाती की निगरानी हो सके। लेकिन भारतीय सेना ने जंग के मैदान में चालबाज चीन की सारी जो चालबाजी है उसको मिट्टी में मिला दिया। और तीसरा जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि चीन ने पाकिस्तान की रडार तैनाती कुछ इस तरीके से करवाई थी कि भारत के हवाई हमले की जानकारी अटैक से पहले पाकिस्तान को हो जाए। लेकिन भारत ने चीन की मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि चीनी सैटेलाइट सपोर्ट को भी एक तरीके से ध्वस्त कर दिया, चोक कर दिया। चीन ने पाकिस्तान को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम के आगे दोनों की साठगांठ टिक नहीं पाई। और ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात पर मुहर लगा दिया कि भारत की सेना डिफेंसिव के साथ साथ डायनेमिक और एक बहुत डिटरेंट फोर्स। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों की तबाही के साथ साथ चीन की चालाकी भी धरी की धरी रह गई। और ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी साबित किया कि भारत जो 2.5 यानी कि 2.5 फ्रंट वॉर है, तो न सिर्फ लड़ सकता है बल्कि उसे जीतने में भी सक्षम है। और चीन के हथियारों की पाकिस्तान के जरिए जो टेस्टिंग हुई, और यह पहला मौका था एक तरीके से जब चीनी हथियारों के इस तरीके से वॉर फील्ड में उसकी टेस्टिंग हो रही थी, और भारत ने जिस तरीके से उसे फेल किया है वो दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ युद्ध नहीं, भारत की सामरिक, तकनीकी और इंटेलिजेंस विजय गाथा, इंटेलिजेंस की जो ताकत है उसकी विजय गाथा है। पाकिस्तान से जो ड्रोन्स भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर रहे थे, उनकी बॉडी पर मेड इन चाइना का मुहर लगा हुआ था, और उनके भीतर जो सर्किट था वो भी चीनी फैक्ट्रियों में बने हुए थे। लेकिन जब वो ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुए तो भारतीय सेना ने उन्हें आसमान में ही खाक कर दिया। और भारतीय सेना की तरफ से इसका जो वीडियो जारी किया गया है वो तस्वीरें अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और सिर्फ ड्रोन ही नहीं, रडार, ट्रैकिंग सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ चीन का दिया हुआ था। यानी हथियार तो पाकिस्तान से फायर हो रहे थे, लेकिन उसका असल रिमोट चीन से दबाया जा रहा था। भारत के प्रहार से चीन के सभी हथियार फेल हो गए और एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर मिसाइल तक सब बेअसर साबित हुए। चाइनीज फाइटर जेट भी तबाह हुए। पाकिस्तान ने LY-80 और HQ-9 जैसी चीनी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, लेकिन चीन एयर डिफेंस सिस्टम भारत के एक स्ट्राइक को नहीं रोक पाया और भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में जो वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ, फिसड्डी साबित हुआ। इतना ही नहीं, चीन में बना जो ADS है यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसको भी चकमा देकर भारतीय वायुसेना ने जो ड्रोन्स भेजे थे, उन्होंने पाकिस्तान में जाकर उनके सामरिक जो ठिकाने हैं, रणनीतिक ठिकाने हैं, उन पर पूरी ताकत से हमला किया। अब हाल यह है कि चीन के एयर डिफेंस सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे और चीन से पाकिस्तान को मिली मिसाइलें जैसे फुस साबित हुई हैं, वो भी दुनिया ने देखा। चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें दी। ये एयर टू एयर मिसाइल है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी PL-15 मिसाइल टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। होशियारपुर में मिला PL-15 का मलबा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
इसी तरीके से चीन ने पाकिस्तान को CM-400 AKG मिसाइल दी थी और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है और इस मिसाइल को चीन ने कैरियर किलर नाम दिया हुआ है, यानी कि नाम तो बड़ा भौकाली है, बहुत खतरनाक है, लेकिन इसकी ताकत क्या है इसको ऐसे समझिए कि भारत के जो नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है उसने इस मिसाइल को हवा में ही डिटेक्ट कर लिया और उसे ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज फाइटर जेट्स भी बुरी तरीके से फेल साबित हुए। चीन में बना J-10C जो कि एक फाइटर जेट है, हमने उसे भी मार गिराया और जो उनका बहुत आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है JF-17, भारत ने उसको भी मार गिराया। S-400 के सामने इन दोनों चाइनीज जंगी जहाजों की एक नहीं चली। यहां तक कि हमने चीन से मिसाइल पाकिस्तान को मिले जो YLC-8E रडार सिस्टम था, हमने उस रडार को भी ध्वस्त किया। चीनी हथियारों का जंग के मैदान में ऐसा अंजाम देखकर अब पूरी दुनिया चीन का मजाक उड़ा रही है और जो कहा जाता था कि चीनी माल का क्या ठिकाना, क्या गारंटी, एक तरीके से चीनी हथियारों के लिए भी यही बात कही जा रही है। तो ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये टेक्नोलॉजी वॉर था, ये हाइब्रिड वॉर था और भारत को मात देने का एक साझा षड्यंत्र था। लेकिन जब स्पेशल ऑपरेशन, जैमिंग टेक्नोलॉजी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के साथ भारत की सेना ने एक कॉम्बो अटैक किया तो बैटलफील्ड में चीन के हथियार चाइनीज माल से ज्यादा उनकी औकात नहीं रह गई और भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि चीन की हिडन वॉर स्ट्रेटजी है उसकी भी पोल खोल दी और ये डायरेक्ट मैसेज दिया कि भारत अब सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि तकनीक के बल पर दुश्मनों के जो पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ध्वस्त कर सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया कि चीन और पाकिस्तान की साजिशों का कोई भविष्य नहीं है और फ्यूचर में भी वो इस तरह की हिमाकत दोबारा न करे। पाकिस्तान के साथ भारत के जंग में चीन के हाथ जले हुए हैं, लेकिन चीन की चालबाजी वो कहां से बाज आएगा, उससे बाज आएगा। और खबर यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी PM इशाक डार अभी चीन के दौरे पर निकले और यहां पर वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से तो मिलेंगे ही, यहीं अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को भी बुलाया गया। बीजिंग में होने जा रहे इस जमघट से किस तरह की साजिश की बू आ रही है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि 10 मई को पाकिस्तान और चीन के साथ अफगानिस्तान की सरकार ने काबुल में एक बैठक की थी और 10 मई को जो बैठक हुई थी उसमें चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भारत से दूर रहने के लिए कहा था और अब 20 मई को फिर से बीजिंग में अगर तीनों देशों की बैठक हो रही है और ये ऐसे मौके पर हो रही है जब जंग में खून बहाने के बाद पाकिस्तान पानी पानी चिल्ला रहा है और अब पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान की हलक सुखाने का भी इंतजाम कर लिया है अफगानिस्तान ने, तब ये बैठक हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बैठक का असली एजेंडा यह है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने एक तरीके से अपनी मुहिम छेड़ रखी है उससे रोकना। लेकिन क्या चीन इसमें कामयाब हो पाएगा? और ये सवाल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 15 मई की शाम अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी से फोन पर बात की थी और इसके बाद दोनों देशों के बीच में एक सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक जयशंकर और मुत्ताकी के बीच अफगानिस्तान में भारतीय मदद से जो विकास योजनाएं चल रही है उसको आगे बढ़ाने पर रजामंदी हो गई और उसमें लालंदर की वो शहतूत बांध भी शामिल है जो काबुल नदी पर बनाई जानी। लेकिन असली कहानी ये नहीं है, असली कहानी ये है कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए तैयार हो गया है और अफगानिस्तान से काबुल और कुनार नदी पाकिस्तान में आती है और अफगानिस्तान अब दोनों नदियों पर बांध बनाने की योजना बना रहा है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में पीने की पानी की सप्लाई बाधित होगी बल्कि उसके एक बड़े इलाके में खेती भी चौपट हो जाएगी। बांध बनाने से पाकिस्तान को न सिर्फ खेती बल्कि पीने के पानी का भी संकट हो जाएगा वहां। यानी
रणनीति के बाद कूटनीति में भी भारत ने पाकिस्तान का गला दबा रखा है और चीन इस मुसीबत से पाकिस्तान को निकालने की जुगत में जुटा हुआ है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने यह देखा कि पाकिस्तान सिर्फ एक प्यादा है, असल जो शतरंज है वो चीन खेल रहा है। लेकिन याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ एलओसी या एलएसी की नहीं है, ये लड़ाई सोच की है। और भारत की सोच अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं है। हमारा हर जवान, हर हथियार, एक एक सॉफ्टवेयर, एक एक मिसाइल, यहां तक कि डिप्लोमेसी भी अब अटैकिंग मोड में, वो ऑफेंसिव मोड में निर्णायक है और विजयी है। तो देश का मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि पाकिस्तान ने स्पेशल इफ्तार में भारत के खिलाफ कितने जासूस तैयार किए थे और कैसे कैसे उनकी पोल खुल रही है। तो देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ सेना के पराक्रम की चर्चा है, तो दूसरी ओर एक के बाद एक हुई उन 8 गिरफ्तारियों की भी, जिसमें पाकिस्तान से भारत की खुफिया जानकारी शेयर करने का आरोप है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का उन पर गंभीर आरोप लगा है। देश से गद्दारी करने का आरोप है उनके ऊपर। पाकिस्तान से की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उनके अफसरों से संपर्क में रहने का आरोप है। और इनमें 4 आरोपी हरियाणा से हैं, 3 पंजाब से और 1 यूपी से। लिए जासूसी की शुरुआत की या फिर उसे ब्लैकमेल करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपनी उंगलियों पर नचाया, या फिर ज्योति को उसकी महत्वाकांक्षा ने दुश्मन के जाल में फंसा दिया, उसे पाकिस्तान की भारत विरोधी साजिशों का मोहरा उसे बना दिया। ये सारे सवाल हैं जिसकी चौतरफा चर्चा है और जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। और बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान जासूसी के लिए उसने ऐसे कितने मोहरे और भारत में तैयार किए थे और क्या वो सारे के सारे पकड़े जा चुके हैं अभी, या ये उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर ज्योति मल्होत्रा के फॉलोअर्स की संख्या आप देखिए तो 4.25 लाख लोग उसे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर उसके। और 2022 की ट्रैवल ब्लॉगर्स रिपोर्ट को अगर आधार बनाकर देखें तो भारत में ऐसे बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं जिनकी संख्या करीब 150 बताई जाती है और जिनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग ज्योति मल्होत्रा के आसपास या इससे कुछ ज्यादा है। आरोपियों की गिरफ्तारी पंजाब और हरियाणा से हुई है और कुछ 1-2 दिन के अंतराल पर ये सारी गिरफ्तारियां हुई। इसीलिए जांच एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा को लेकर नोमानी इलाही तक की सारी कड़ियां खंगालने में जुटी हुई है, क्योंकि इससे जासूसी रैकेट के कई और मोहरे का राज सामने आ सकता है। नोमानी इलाही को हरियाणा के पानीपत से पकड़ा गया। वो 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है और रिमांड में उसने ये बड़ा खुलासा किया है कि उसने कई सेंसिटिव वीडियो बनाकर आतंकी इकबाल काना को भेजा जो पाकिस्तान में बैठा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नोमानी ने एक कबूला कि उसे इसके बदले में बहुत मोटा पेमेंट मिल चुका है, लेकिन इस बार पेमेंट देने के बदले उससे कश्मीर में सेना के कैंट की तस्वीर भेजने की डिमांड की गई थी। और नोमानी के फोन से जो व्हाट्सएप चैट बरामद हुआ है उसमें पाकिस्तानी हैंडलर इकबाल काना से उसकी बातचीत का पूरा ब्यौरा है। जरा देखिए वो कि सूत्रों के मुताबिक ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की ये सारी जो आपको हम चैट दिखाते हैं कि क्या क्या बातें चल रही थी। इसमें नोमान इलाही जो है वो पाक जो जासूस है, ये क्या बात हो रही थी, वो क्या लिखता है कि साहब प्लीज मुझे माफ कर दो। अब एक किस संदर्भ में समझिए, क्या मेरी गलती है, आप बैठे हो मेरे लिए। ये उधर से इकबाल काना जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर और आतंकी है, वो आईएसआई का हैंडलर है, वो कहता है कि तू मेरा काम करेगा। अब कब करेगा तू काम ये बता, आर्मी के 2 प्रिंट दे दे। अब क्या मतलब है इसके, मतलब समझिए, 2 दिन बस जनाब, ऐसा नोमान इलाही कहता है कि 2 दिन और मुझे दीजिए। इकबाल काना उधर से कहता है कि कश्मीर जाओ और कैंट की फोटो लेकर आओ। ये सारी बातें चल रही है व्हाट्सएप पे और जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तब ये सब राज फाश हुआ है। तो नोमान इलाही कहता है
इस पे कि जी जनाब, वो हामी भरता है कि वो सेना के कैंट की फोटो लाकर देगा और इस पर इकबाल खाना कहता है कि गुड। तो ये आप देखिए कि किस तरह की बातें चल रही थी और किस तरह की जो बहुत संवेदनशील जानकारियां थी वो जो नोमान है वो उनको शेयर कर रहा था पाकिस्तानियों को। तो आरोपी नोमान ने इस वॉइस चैट को डिलीट कर दिया था, जिसे रिकवर किया गया और उसके बाद ये सारी जानकारी पता लगी। ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का एक बहुत बड़ा सबूत है। और नोमान इलाही तो पैसों के लालच में पाकिस्तान का मोहरा बना था। सवाल यह है कि क्या ज्योति मल्होत्रा के केस में भी इसी तरह का कोई लालच दिया गया था, या ज्योति मल्होत्रा को किसी दूसरे का दौरा कर चुकी। और दानिश के साथ साथ वो इंडोनेशिया और बाली के टूर पर भी गई थी दानिश के साथ। दानिश से ज्योति की मुलाकात 2023 में हुई थी, जब वो वीजा बनवाने पाक हाई कमीशन पहुंची थी, और इसके बाद दानिश से उसकी नजदीकियां बढ़ती चली गई। और कहा यह जा रहा है कि दानिश ने ही ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान के खुफिया अफसरों से करवाई, जिसके बाद जासूसी के लिए उसे एक स्पेशल एसेट के तौर पर डेवलप करने का काम शुरू हुआ। और पाकिस्तान के दौरे के दौरान ज्योति के रुकने का जो स्पेशल इंतजाम था वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया था। मरियम नवाज के साथ ब्लॉग में ज्योति ने इसका खुद जिक्र किया। तो ये सारी कड़ियां जिस तरीके से जुड़ती जा रही हैं और जो नई नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इससे साबित हो रहा है कि ज्योति पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खुफिया एसेट थी, जिसका इस्तेमाल भारत से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जा रहा था। आने वाले दिनों में ऐसे और भी बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और उनसे जब सबसे पूछताछ होगी तो आपस में भी कड़ियां जुड़ेगी और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध। दिनेश गौतम और मेजर गौरव आर्य।